नमस्कार साथियों, कोजेंट आईएएस में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, तो उसी सिलसिले में आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2023 का सीसेट का पेपर। ठीक है, तो 2024 का हम लोगों ने कर लिया था, आज हम लोग 2023 का करेंगे। तो आइए 2023 का देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सबसे पहला क्वेश्चन है, राज हैज 10 पेयर्स ऑफ रेड, 9 पेयर्स ऑफ व्हाइट, 8 पेयर्स ऑफ ब्लैक शूज इन अ बॉक्स। कहने मतलब हमारे पास एक बक्सा है, उस बक्सा में हमारे पास नहीं, राज के पास एक बक्सा है, उस बक्सा में उसके पास 10 जोड़ा लाल शूज है, डब्बे में 10 जोड़े लाल जूते हैं, 9 जोड़े सफेद जूते हैं और 8 जोड़े काले जूते हैं। हम लिख लेते हैं यहाँ पर 10 जोड़े का मतलब क्या, 20 शूज, मतलब 20 जो है उसके पास रेड शूज हैं। ठीक है, और 9 पेयर्स मतलब 18 जूते होंगे, और फिर कि 16 जूते उसके पास ब्लैक कलर के हैं। ठीक है, यही हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रखा है। उसके बाद आगे, यदि वह पहनने हेतु एक जोड़ा लाल जूता लेने के लिए एक एक कर बिना उसे वापस रखे जूते निकालता है, तो उसे अधिकतम कितने प्रयास करने हों। यह है कि राज के पास 20 जूते लाल कलर के हैं, 18 जूते व्हाइट कलर के हैं और 16 जूते ब्लैक कलर के हैं। ठीक, और आज उसको लाल कलर का जूता पहनने का मन है। ठीक, अब वो उस डब्बा में रैंडमली ऐसे ही हाथ डालता है और डब्बा में से जूता निकालना शुरू करता है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज को अधिकतम कितना प्रयास करना होगा ताकि वो लाल जूता आज पहन सकेगा। ठीक है, तो अब हाथ डाला डिब्बे में और वो जो पहला शूज निकाला, वो शूज हो सकता है कि व्हाइट कलर का निकल जाए। ऐसा कितना बार हो सकता है? 18 बार। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि 18 का 18 बार क्या आ जाए, व्हाइट कलर का शूज आ जाए। तो 18 हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगला 16 चांस, अगला जो 16 बार वो हाथ डालेगा और निकालेगा, 16 का 16 जूता ब्लैक निकल जाए। पूछा है ना तुम लोग, मैक्सिमम मतलब कितना चांस में एक्यूरेट उसके पास लाल जूता आ जाएगा और वो पहन लेगा, ये बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, जितना मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो सकता है, 18 का 18 मतलब बहुत ही किस्मत खराब है उसका, राज का, तो 18 का 18 व्हाइट निकल जाएगा, मतलब लाल निकल ही नहीं रहा है और उसको आज पहनना है लाल, वो भी जिद्दी है। ठीक है, तो 16 का 16 मतलब ये अब जो राज हाथ डालेगा बक्सा में, तो अब बताइए, अब तो बक्सा में सिर्फ लाल कलर ही बचा है, क्योंकि ये दोनों हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो अब जो जूता निकलेगा उसके पास लाल कलर का ही निकलेगा। तो पहला जूता हमारे पास लाल कलर का। अगला बार जो हाथ डालेगा तो ये भी तो हो सकता है ना कि सेम पैर का जूता निकल जाए। अब एक ही पैर का अगर मान चलिए 20 जूता है लाल कलर का, तो इसमें हो सकता है ना कि अगला बार फिर से राइट पैर का ही निकल जाए। तो जब तक दोनों पैर का नहीं निकलेगा तब तक वो थोड़ी पहन पाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों पैर का, यानी कि अब फिर से उसका हो सकता है किस्मत बहुत ज्यादा खराब, तो 10 का 10 खाली लेफ्ट पैर का ही निकल गया। ठीक है, तो 10 का 10 बार अगर खाली लेफ्ट पैर का ही निकल जाएगा, तब वो पहन पाएगा क्या? नहीं पहन पाएगा। अब सोचिए उस डिब्बे में क्या बचा, 10 जूते बचे हैं, वो भी राइट पैर के और वो भी लाल कलर के, है ना। तो अब 11वां बार जो वो हाथ डालेगा, तो एक करेक्ट पेयर ऑफ शूज उसके पास लाल कलर का निकल जाएगा। जूता आज पहनने के लिए निकल जाएंगे। टोटल कितने हो गए भाई? 18 10 28, 28 और 16, 28 10 38 और 6 44 1 45, 45 मिनिमम 45 प्रयास उसे करने होंगे, तब जाकर के वो लाल शूज पहन पाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन नहीं पता है कब छक्का मार रहा है कब चौका मार रहा है, लेकिन एक बैट्समैन को 24 ही रन स्कोर करना है, 25 रन स्कोर करना है। और उस 25 रन में उसके पास 3 ही चॉइस है, या तो वो छक्का मार के बनाएगा, या चौका मार के बनाएगा, या फिर सिंगल लेकर के बनाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ना ही वाइड हो सकता है, ठीक, ऐसा मान के चल रहा है सवाल बनाने वाला, और ना ही वो डबल ले सकता है, सिंगल सिंगल रन ले सकता है, चौका मार सकता है और छक्का मार सकता है। ठीक, अगर मान लेते हैं इसमें हमारे पास टोटल सीक्वेंस पूछा है, अच्छा सीक्वेंस दिया ही नहीं है। ठीक, तो ये पूछा क्या है, जबकि रन बनाने के लिए कोई कितने तरीकों से ठीक ठीक 25 रन, अच्छा तो कितने तरीके से, इतने कितना पॉसिबिलिटी है, कितना तरीका से ये बना सकता है। तो आइए मान लेते हैं एक सिंगल रन इधर, चौका और छक्का, यही 3 चॉइसेस हैं उसके पास।
अब अगर 25 ही रन बनाने हैं टोटल, अगर मान के चलिए उसने कितना छक्का मार सकता है 25 रन जाएगा, मैक्सिमम 4 छक्का मार सकता है। 4 छक्का मारेगा तो उसके पास 1 रन और बचेगा बनाने के लिए, वो 1 रन वो सिंगल लेकर के बना लेगा। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी हुआ। दूसरा पॉसिबिलिटी हुआ का अगर 3 मारता है, 3 छक्के हो गया, ठीक। अब ये हो सकता है कि वो एक चौका लगा दे, एक चौका लगा दे। अब 18 4 22 हो गया, 3 सिंगल ले सकता है, एक क्या 18 और 8 26 हो जाएगा, नहीं मार सकता है, ठीक। तो यही केस हो गया। अब ये हो सकता है 2 छक्का मारे तो 12 रन हो गया, बचा 13 रन और बनाने के लिए, तो ये 3 चौका मार सकता है, 3 चौका मार सकता है। 2 छक्का हो गया 12 और 3 चौका 12, 24 रन, 1 रन वो सिंगल से ले लेगा, कर दिया। ये हो सकता है कि 2 चौका लगा दे, तो 12 और 8 20 हो गया, 5 रन वो सिंगल से ले लेगा। ये भी हो सकता है कि एक ही चौका मारे, तो 12 और 4 16, बाकी के वो सिंगल, एक भी चौका ना मारे, तो 2 छक्के 12, बाकी के 13 रन सिंगल से बना ले। इतना पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। अगला केस में ये है कि वो एक ही छक्का मारे। अब एक ही छक्का मारे तो बाकी मतलब 25 में से 6 निकाल दीजिए, बचा 19 रन। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि चौका कितना मार सकता है, ये 4 चौके मार सकते हैं, हो गया 16 और 6 22, बाकी की ये सिंगल से मार लेगा। फिर 3, फिर 2, फिर ऊपर की तरह से आप इसको अरेंज कर लेंगे कि कितना चौका। अब फिर ये भी हो सकता है कि एक भी चौका ना मारे, इतना पॉसिबिलिटी है। अब ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि एक भी छक्का ना मारे, छक्का 0, ठीक। तो चौका में भी क्या हो जाएगा, या तो 5 चौका मार सकता है, 5 चौके 20, 6 मार सकता है। एक छक्का मार दिया तो 4 चौको 16, हाँ ठीक है। ये इसमें 6 मार सकता है, 6 चौका, 6 चौको 24। फिर अगला केस में 5 4, जब हमारे पास छक्का 0 है तब का ये केस है, 3 2 1। या ये भी हो सकता है कि सारा रन वो सिंगल सिंगल लेके ही बना ले। तो टोटल कितने केस हो गए भाई साहब, एक केस यहाँ पे हो गया, 2 हो गया, और इधर 1 2 3 4, 4 यहाँ पे हो गए, 1 1 4, इसमें 1 2 3 4 5, 5 यहाँ हो गया, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ पे हो गया। टोटल जोड़ लीजिए, इतने केसेस पॉसिबल हैं, ठीक। मतलब इतना तरीका है उस बैट्समैन के पास कि वो 25 रन पूरा कर सकता है छक्का चौका और सिंगल की मदद से। तो कितना हो गया, 6 6 5 11 18, ये 25 रन पूरा कर सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देयर आर हमारे पास लेटर 1 मान लेते हैं, L1 L2 लेटर है, ठीक। 4 इन्वेलप मान लेते हैं, इधर 4 इन्वेलप है। इन्वेलप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4। अब ये क्वेश्चन कह रहा है एक लेटर को एग्जैक्टली एक ही इन्वेलप में डालना है, ठीक। एंड इफ द लेटर को हम ऐसे ही रैंडमली उठाते हैं और बॉक्स में डाल देते हैं, ठीक है। देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को देखना है। इट इज पॉसिबल दैट एग्जैक्टली वन लेटर एन इनकरेक्ट इन, ये कह रहा है कि यह संभव है कि ठीक ठीक एक पत्र गलत लिफाफे में चले जाए। तो दोस्तों अगर लेटर 1 को एक एनवेलप में डालना था, 2 को इसमें, 3 को इसमें, 4 को इसमें, अब बताइए अगर एक गड़बड़ आपका हो जाता है, गलती से आपने L1 को, तो जो L2 इसके लिए था वो तो अब किसी और में चला जाएगा, यानी एक इनकरेक्ट तो नहीं हो सकता है। इनकरेक्ट अगर एक हो गया तो दूसरा भी इनकरेक्ट होगा, यानी 2 ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही पत्र गलत लिफाफे में जा सकता है। अगर एक गलत में चला गया तो दूसरा को ऑटोमेटिक गलत में जाना पड़ेगा। ये समझ में आ गया यहाँ से। तो कहने का मतलब पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। और दूसरा कह रहा है कि ऐसे केवल 6 तरीके हैं जिसमें केवल 2 पत्र ही सही लिफाफे में जा सकते हैं। अब केवल 6 तरीके हैं। देखिए 4 लेटर है हमारे, आता है आंसर, यानी स्टेटमेंट 2 है, ठीक। स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है, आंसर बी ओनली, 2 ओनली बी। अब आइए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन, ये नंबर को डिवाइड करते हैं 100 से, तो रिमाइंडर कितना बचता है, देखिए 100 से डिवाइड कर रहे हैं, आता है जैसे मान चलिए 99 है और मल्टीप्लाई 100 है, इसको जाएगा
ठीक, तो कहने मतलब चेक है। ठीक, 100 बनाने के लिए हम लोग यहाँ से 5, देखिए 85 में 5 है, निकाल लिया, 95 में भी 5 है, इसको भी निकाल लिया, इधर 96 में 4 है। ठीक, यहाँ हमें 100 मिल गया, 5 25 और चौको 100 मिल गया, और 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 0, यानी कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है कोई भी नंबर तो रिमाइंडर 0 हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर सिस्टम का, इसको हम लोग डिटेल क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक, फिलहाल अभी इसको देखते हैं। थोड़ा सा मैंने यूनिट डिजिट डिस्कस किया था, तो उसी बेसिस पर अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा 5 7 2 4 2 और इसकी पावर है 9 × 7 × 5 × 1। तो यूनिट डिजिट पूछा है इसमें, देखते हैं। और थोड़ा सा मैंने बताया था 2024 के क्वेश्चन को डिस्कस करते समय होता है 4, ठीक, यानी 4 पावर पर डिपेंड करता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पावर डिजिट निकालने के लिए। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करके उसके 4 से डिवाइड करेंगे, नहीं डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि सब मल्टीप्लाई है। क्या बच जाएगा रिमाइंडर 1, इसको करेंगे 3 बच जाएगा, 5 को करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर 1 बच जाएगा, और ये सब, और इसको करेंगे तो ये 3 ही रिमाइंडर बच जाएगा, इधर 1 ही बच जाएगा। अब 3 3 9 हो गया, 9 को फिर से 4 से डिवाइड करिए तो 4 दूनी 8, यानी 1 रिमाइंडर बच जाएगा, 2 की पावर 1 बचेगा। 3 3 9 है ना, हाँ ठीक है, तो 2 की पावर 1 बचेगा, यानी हमारे पास रिमाइंडर कितना बच जाएगा, इसको 2 बच जाएगा। 3 3 9, 4 दूनी 8, हाँ ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ए such that A, B, C, D, E and F are distinct non-zero digits such that ABC plus D, E, F, कह रहा है देखिए A, B, C एक 3 डिजिट का नंबर है और D, E, F एक दूसरा 3 डिजिट का नंबर है, और A, B, C, D, E, F ये सारे नॉन जीरो डिस्टिंक्ट डिजिट हैं, यानी अलग अलग नंबर हैं, सेम नंबर नहीं हो सकते। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, तो आपसे प्लस डी प्लस ई प्लस एफ का मान पूछा है। ठीक, आइए इसको लिख लेते हैं, जो इक्वेशन और प्लस डी ई एफ, जब ए बी सी और डी ई एफ को जोड़ते हैं, ए बी सी और डी ई एफ को जोड़ते हैं तो आंसर आना चाहिए 1000 लिखा है। ठीक, अब देखिए इन दोनों को जोड़ करके हमारे पास इतना अगर आना चाहिए तो ये बताइए, और ये नॉन जीरो है, इस दोनों में से या तो 1 हो जाए या इधर 0 हो जाए, लेकिन नहीं बोला है नॉन जीरो, तो 0 तो ले नहीं सकते हैं, ये केस तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। अब देखिए अगर हम इसको 1 बनाना है तो 11 बनाना पड़ेगा, 1 तो पॉसिबल खत्म हो गया। 11 बनाने के लिए तो कुल मिलाकर हम लिख सकते हैं कि C प्लस F को 11 होना पड़ेगा, और ये 1 इधर कैरी जाएगा, 1 और कैरी हो गया तो B प्लस E मिलकर 10 होना चाहिए, तभी तो 10 प्लस 1 11 होगा, फिर से 1 यहाँ आएगा। ठीक, अब अगले केस में भी 11 है, यानी यहाँ पर भी इन दोनों को मिला के 10 होना चाहिए, तो हमारे पास ऐसा आ जाता है, ऐसा होना चाहिए, और 11 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया, ई आ गया, एफ आ गया, इन सबको अगर जोड़ तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, और इन सब की वैल्यू इधर वाले को भी जोड़ दीजिए, तो 10 10 20 और 11 31 31, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर है आपके पास, उन पांचों में से बोल रहा है 3 कोई भी इवन आप अपने मर्जी से मान लीजिए, 3 इवन है और 2 जो है वो ऑड है। जरूरी नहीं है कि वो ऑर्डर में ही दे रखा है, आप किसी को भी मान सकते हैं, किसी भी 3 को आप इवन मान लीजिए और किसी भी 2 को ऑड मान लीजिए, ये क्वेश्चन बोला है। ठीक है, पी क्यू आर एस और टी, ये है हमारे पास क्वेश्चन। अब यहाँ पर ये इक्वेशन दे रखा है कि पी माइनस एस माइनस टी इज डेफिनेटली बी, इवन और इवन को जोड़ेंगे, इवन इवन या ओड ओड, ओड और ओड, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में बता देता हूं, इसको चाहे प्लस करे चाहे माइनस करे, दोनों तरफ सेम अगर है, ठीक, तो इस केस में हमारा आंसर इवन आता है। और दोनों तरफ अगर अपोजिट है, एक तरफ ऑड हो जाए और एक तरफ इवन हो जाए, तब आप चाहे प्लस और माइनस करेंगे आंसर ऑड आएगा। ठीक है,
तो दोनों तरफ हमारा सेम होना चाहिए, इवन प्लस इवन या इवन माइनस इवन, तो आंसर इवन आता है। ऑड प्लस ऑड या ऑड माइनस ऑड इवन आता है, और ऑड इवन को जब जोड़ेंगे या घटाएंगे तो ऑड आएगा। ठीक है, इनको ध्यान रखना है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो आइए सबसे पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है P प्लस क्यू प्लस आर। अगर हम P क्यू आर को ही इवन मान लेते हैं, इन तीनों को मान लेते हैं इवन है, हमारा ये क्वेश्चन बोला था किसी भी तीन को इवन मान लीजिए और किसी भी दो को ऑड मान लीजिए। यहाँ पर इवन प्लस इवन इवन, फिर उसमें इवन जुड़ेगा तो इवन होगा। अब इवन में से ये ऑड है, ऑड एक बार घट रहा है, फिर तो इवन में से ऑड घटेगा, इवन में से ऑड घटेगा, ये देखिए इवन में से ऑड घटेगा, क्या आएगा आंसर, ऑड आएगा। ठीक, और फिर उस ऑड में से एक बार और ऑड आ जाएगा, आंसर इवन आ जाएगा। तो कुल मिला के हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, इवन। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। ठीक, 2p प्लस क्यू, यानी p हम इवन मान लेते हैं, इवन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन ही होगा। फिर q भी हमारा इवन है, तो इवन प्लस इवन इवन हो जाएगा। फिर r भी इवन है और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो इवन बन जाता है। चाहे ओड हो चाहे प्राइम नंबर को भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो इवन बन जाता है, क्योंकि 2 से उसमें मल्टीप्लाई हो गया तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, और 2 से जो डिविजिबल होता है वो इवन हो जाता है, तो वो इवन बन जाएगा। तो कुल मिला के ये प्लस इवन इवन प्लस इवन इवन। अब यहाँ पर 2s है। ठीक, किसी भी ऑड नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम s को ऑड मान के चले हैं तो 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो ये भी तो इवन बन गया। इधर हमारे पास इवन ऑलरेडी आ रखा है और इधर इवन है, तो इवन माइनस इवन करेंगे, यहां तक इवन, 2 से मल्टीप्लाई नहीं है, t अकेला ऑड बच गया। इधर हमारे पास इवन था आंसर, अब यहाँ पर एक ऑड माइनस कर देंगे, अगर ऑड माइनस कर देंगे तो इवन माइनस ऑड कर देंगे तो आंसर हमारा ऑड आ जाता है, यानी ये भी आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 2 बोथ, सी ऑप्शन। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अभाज्य संख्या p और भाज्य संख्या c। कहने मतलब p क्या है, एक प्राइम नंबर है और c एक कंपोजिट नंबर है। ठीक, हिंदी में प्राइम नंबर को अभाज्य और कंपोजिट नंबर को भाज्य संख्या बोलते हैं, के बारे में निम्नलिखित पर विचार करिए। ठीक, अब बताइए अभाज्य संख्या हम कुछ लिख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ताकि हम उसको उसमें डाल के सेटिस्फाई करवाएंगे। 2 है अभाज्य संख्या, 5 है, 7 है, सिंगल डिजिट, और कंपोजिट नंबर कहाँ शुरू है, 4 से, 4 6 कंपोजिट नंबर है। ठीक, प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर के 3 फैक्टर्स होते हैं। ठीक, अगर किसी को डाउट हो 9 में तो इसके 3 फैक्टर्स होते हैं, 1 3 और 9 खुद। तो ये कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दोनों हमने लिख लिया। अब पहले बोला है p प्लस सी अपॉन p माइनस सी सम हो सकता है लिखा, यानी एक भी केस में अगर हमने ये सम निकाल दिया तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, है ना। बाकी हो चाहे नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये बोला हो सकता है, तो एक केस में भी अगर हमारा हो गया तो हम बोलेंगे हाँ हो सकता है। ठीक है, तो p प्लस सी, p हमारा 2 है, 2 और c 4 ले लेते हैं, 2 प्लस 4 हो जाएगा 6, 2 प्लस 4 और डिवाइडेड, तो ये माइनस में आ जाएगा, तो बड़ा वाला ले लीजिए 4 और ये 3 ले लेते हैं, 4 प्लस 3 7 और 4 माइनस 3 1, तो ये 7 आ गया। यहाँ क्या बोला, सम हो सकता है, इससे नहीं आया, दूसरा चेक कर लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 5 और प्लस 7, दोनों तो वही हो गए, 5 5 और 6, अरे ये डिलीट क्यों हो जा रहा है, 5 4 9 और 9, 6 3 9 बटा 9 1, 8 और 2 10, हाँ ये ठीक है, देख लीजिए 8 प्लस 10, p और c ऐड कर दिया। अब बोला है p माइनस सी, अच्छा 8 और 10 क्यों लिया हमने, 8 और 2 लिए है ना, 8 और 2, ये बड़ा होना चाहिए। तो चलिए नेगेटिव में भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हमने तो सम और विषम चेक करना है ना, तो कोई नहीं। 2 और 8 को लेते हैं, तो 2 प्लस 8 कितना हो गया 10, और नीचे हो जाएगा p माइनस सी, तो p 2 है और ये 8 है, तो 8 में से 2 10 बटा 6, तो पूरा कटेगा ही नहीं। दूसरा नंबर ले लेते हैं, अगर 2 4 को ही देखें तो 2 प्लस 6 हो गया और डिवाइडेड, तो यहाँ 4 2 6 बटा 2 3 आ रहा है, इसमें भी नहीं आया। एक केस हमें प्रूफ करना है कोई सा भी। ठीक, तो आइए दूसरा ले लेते हैं,
6 + 2 8 हो गया, 6 + 2 8 हो गया, 6 - 2 4। ठीक, यहाँ से देखिए, यहाँ से आप अगर देखेंगे तो 6 हमने सी का लिया है कंपोजिट नंबर, पी को 2 लिया है, तो 6 + 2 8 हो गया, और 6 - 2 करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, तो 4 से अगर 8 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक, बहुत लोग कहेंगे P - C लिखा है, तो P - C लिखा है तो माइनस में लगा दो, ये -2 आएगा, ये सम है कि नहीं यही तो हमें चेक करना है। ठीक, तो कुल मिलाकर हमारा सम आ गया, यानी सम हो सकता है, पॉसिबिलिटी में निकाल को चेक करते हैं। अब दूसरा ऑप्शन है 2P + C, 2P + C विषम हो सकता है। इसमें भी हम लोग एक पॉसिबिलिटी निकाल देंगे तो बोल सकते हैं हम लोग कि हाँ विषम हो सकता है। तो आइए चेक करते हैं वैल्यू रख करके। अब इसमें अगर हम 2 रख दें तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, और C को 4 रख दें तो 8 हो गया, विषम पूछा है, यहाँ तो सम आ गया। चलिए इसको 2 और 6 रखते हैं, या 3 रख लेते हैं, 3 रखेंगे P का वैल्यू तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और C यहाँ पे 4, 6 4 10 हो गया, 6 रख लेते हैं तो 12 हो जाएगा, 8 9 रख लेते हैं तो 9 6 15 विषम हो गया, यानी विषम हो सकता है। अगर हम P की वैल्यू 3 ले लेते हैं, 3 तो 2P है, यहाँ 6 हो गया, और C की वैल्यू हमने 9 चूज किया तो क्या हो जाएगा, 6 + 9 9 6 15 हो जाता है, 15 एक विषम संख्या, यानी विषम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो गया। अब बोला है PC विषम हो सकता है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए किसी को, तो ये तो 3 चौको 12 हो गया विषम, यानी PC विषम हो सकता है, यानी 3 2P + C भी विषम हो सकता है, P - C सम भी हो सकता है। तो कहने का मतलब 1 2 एंड 3 ऑल करेक्ट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, अ 3 डिजिट नंबर ABC ऑन मल्टीप्लिकेशन विद D गिव्स 37 DD वेयर ABCD आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट। कहने का मतलब ABCD जो आप लेंगे उसमें से कोई भी जीरो नहीं है, नॉन जीरो, और सभी अलग अलग नंबर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A + B + C? A + B + C का वैल्यू आपसे पूछा है, तो लिख लेते हैं कि ABC एक नंबर है 3 डिजिट का, ABC। ठीक, इसको जब हम D से मल्टीप्लाई करते हैं, जब हमने इसको D से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर D और D। अब एक बात बताइए, अगर हम यहाँ D को ही सबसे पहले रखना शुरू करते हैं, इसको अगर हम 1 ले लें, ठीक 1 ले लें, तो ये 1 यहाँ कब आ सकता है, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 1 ही हो सकता है। तो कहने का मतलब जो है इसको हम 1 नहीं ले सकते, कहने का मतलब क्या है, 1 तो हमारा खत्म हो गया। तो हम D को क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं क्या, किसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, नहीं होगा। 3 ले सकते हैं क्या, हाँ 3 ले सकते हैं, क्योंकि 3 यहाँ C को 7 ले सकते हैं तो 1 हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ 3 लाना है ना, जो D यहाँ है वहीं D यहाँ पर भी है। तो कहने का मतलब अगर हम यहाँ 3 लेंगे तो यहाँ भी 3 आना चाहिए, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 हो जाएगा, 7 दूना 14 7 तिया 21 7 चौको 28 5 35, नहीं होगा, 3 नहीं आएगा, 7 9 63, हाँ 9 पे आ जाएगा, तो C का वैल्यू 9 आ जाएगा, यहाँ C का वैल्यू 9 सकते हैं, तो 9 7 63 हो जाएगा, 9 तिया 27 ही होगा, नहीं यहाँ 3 है ना, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा कुल मिला के। तो अगर हम 4 रख के देखें, और यहाँ भी हमारा 4 के देखें, तो यहाँ भी 4 आना चाहिए, तो कौन से डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 ही आएगा इधर नीचे, तो 4 को 2 से करिए 8, 3 से करिए 12 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नहीं होगा, 4 से करेंगे तो 16 6 हो जाएगा, 4 छक्के 24 6, इसको 6 रख देंगे अगर तो 4, ठीक है, तो 4 आ गया इधर, और इधर बच जाएगा हमारे पास 4 छक्के 24, 4 आ गया, 2 कैरी बच जाएगा। अब 2 जोड़ के हमारे इसके इधर फिर से 4 आना चाहिए, तो कुल मिला के हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 आना चाहिए, तो 4 दूनी 8 4 तिया 12, यानी B को अगर हम 3 रख दें, B को 3 रख दें तो ये हमारे पास 4 तिया 12 और 2 14, 4 आ गया। लेकिन अब हमारे पास 37 आना चाहिए, इधर क्या रखेंगे 4 से मल्टीप्लाई करने पर जो बड़ा आ जाए 4, यहाँ 9 ही पॉसिबिलिटी बन रही है, 9 रखेंगे तभी 9 चौको 36 आ सकता है, 36 और 1 37 हो जाएगा, है ना। तो कुल मिला के A हमारा 9 हो सकता है, B हमारा 2 हो सकता है, 6 हमारा 6 हो सकता है, ये C हमारा 6 हो सकता है, तो ये 4 तिया 12, हाँ ठीक है, 9 3 12 और 6 15, तो A + B + C का सम वापस 15, यही वैल्यू पॉसिबल है। देखिए आप अब यहाँ हम रख के चेक कर लीजिए, 9 इधर रख लेते हैं, 2 6, इसको जब हम गुणा करते हैं 4
24 के 4 हाथ में 2, 4 दूनी 8, नहीं इसको 3 लिया था हमने, 12, 24 के 4 हाथ में 2, 4 तिया 12, 2 14 के 4 हाथ में 1, 9 चौको 36, 1 37 आ गया ना, 6 3 9 9 18, 18 है आंसर इसका, 18 आंसर है। हमने बी को 3 लिया है, वो कैरी था, 2 इसका कैरी लिया था, वो है इधर लिखा हुआ, बी को हमने 3 लिया था, तो 18 इसका आंसर आ गया, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 18। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर, बहुत ही प्यारा संख्या हमारे पास एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, यानी इसको हम ऐसे कहें 2 3 है, ठीक है। तो 3 डिजिट पर रिपीटेशन होता है, तो डिविजिबिलिटी रूल में हम आपको बताएंगे कि इस तरह का नंबर किससे विभाज्य होता है पूरा पूरा, यानी किससे डिविजिबल होता है। अब यहाँ डिविजिबिलिटी ही पूछा है, डिविजिबल बाय, है ना। तो सबसे पहले देखिए, बचपन में आपने डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ा होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये सब पढ़ा होगा बचपन में, क्लास 6 7 में आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का एक हम आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाते हैं। देखिए, अगर कहीं पर 1 2 3 लिखा है, फिर से 1 2 3 लिख 3 into 100 प्लस 100 नहीं 1000, 3 डिजिट है ना, 1000 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अभी भी नहीं याद आ रहा है तो एक और चीज समझिए, 95 गुना 99 करते थे बचपन में, इसको आसान करने के लिए मास्टर साहब ने सिखाया था कि 95 करिए और 99 को क्या कर दीजिए 100। आपको इसको दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सीधा 2 जीरो चिपका देते हैं, तो ये हो जाएगा 95 100 और माइनस 95 इंटू 1 95। ये देखिए बड़ा इजीली 94 105 आ जाता था, ऐसा करते थे हम लोग बचपन में, वही मैंने किया है यहाँ पे। 27 गुना 1000 प्लस 123, इसको मैंने लिखा, यहाँ से 123 दोनों जगह से कॉमन निकाल लेते थे, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लोग बोलते थे, ठीक है। तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास 1000 प्लस यहाँ से 123 निकल गया है तो यहाँ बचेगा 1, तो कुल मिला के ये हो जाएगा 123, ठीक, और गुणा 1001, ठीक, ऐसा होगा। तो कोई भी 3 डिजिट अगर रिपीट 1001 1001 उसका मल्टीपल होता है। अब 1001 यानी कोई भी 3 डिजिट अगर रिपीटेशन में लिखा हुआ है, 3 डिजिट इधर और वही 3 डिजिट यहाँ पर भी, ठीक है, तो उसका एक मल्टीपल जो है 1001 होता है, ठीक, यानी 1001 उसका एक फैक्टर हो गया। तो 1001 यानी कि ये 1001 से डिविजिबल होगा, और 1001 का जितना फैक्टर है उससे भी होगा डिविजिबल, ठीक है। तो 1001 का कितना फैक्टर है पता है, 1001 को जब 7 को 11 से और 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 11 और 13 इन तीनों संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 1001 आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये एक ऐसा नंबर होता है जो 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी और 1001 से भी डिविजिबल होता है। तो XYZ ये एक ऐसा नंबर बनेगा दोस्तों जो 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी अगर ऑप्शन में होता तो उससे भी डिविजिबल होता। ऑप्शन डी इसका आंसर है। बहुत ही बढ़िया तरीका से हमने इसको सॉल्व किया। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 125 आइडेंटिकल फॉर्म ऑफ 125 छोटे छोटे क्यूब्स को, ठीक है, अरेंज कर रहे हैं हम लोग, और बोला है कि हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड। तो हर एक साइड से कितने क्यूब्स सराउंड करेंगे इसको, नहीं, हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड वाले क्यूब्स का पूछा है। सपोज करिए आप ऐसे छोटे क्यूब्स हैं, 125 क्यूब हैं, तो 5 5 ऐसा, इधर जल्दी जल्दी में 5 बन रहा है, ये 5 क्यूब है, ठीक, कितने हो गए 5 5 5 5 5 कितने हो गए 5 25 हो गया 25। ये इसको आप समझिए सबसे नीचे वाला परत है ये। इसी तरह से ऊपर वाले परत पे भी 25 आएंगे, ऊपर वाले भी 25, इस तरह करके 5 ऊपर भी रखना पड़ेगा, यानी 5 5 का 5 का थक्का बन गया, तो 125 का क्यूब को हमने अरेंज कर लिया। अब बोला है कि बाहर वाला नहीं चाहिए हमें, अंदर वाला को गिन के बताओ, तो अंदर वाला कितना होगा बताइए। ये बाहर वाले सारे कट गए, तो ऊपर में भी जितना रखा है, इसके ऊपर जो 5 लेयर रखा है वो भी सारे कट गए, इधर के भी कट गए, इधर के भी कट गए। अंदर वाले कितने बचे, इधर 3 इधर 3 इधर 3 3 तिया 9, और इसी तरह से कितने होंगे 3 तिया 9 तिया 27, टोटल आंसर इसका 27 है, ठीक। ये भी तो, ये मैंने अंदर वाला गिना है, तो अंदर बाहर वाले सारे कट गए हैं, तो बाहर वाला लेयर कट गया तो अंदर में 3 ही बचेगा, ध्यान रखिएगा। तो 3 इधर, ठीक, 3 उसके ऊपर 3 उसके ऊपर, और ये टोटल है 9 9 एक बार, फिर 9 एक बार, फिर एक 9 बार,
9 एक बार, यानी 3 बार 9 9 के लिए 9 तो यह 27 हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 27। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संख्या को पुनर्व्यवस्थित कर भिन्न 8 अंकों सकती है, इस प्रकार स्थानों पर हो और सम अंक सम स्थानों पर हो। पीएनसी का ये क्वेश्चन है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, 1 1 2 2 3 3 और 4 4, ये 8 नंबर है अपने पास, यानी ये 8 डिजिट है और 8 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है? इससे बोला कि 8 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। मान लेते हैं 8 अंकों की संख्या हम लोग बना रहे हैं, 1 2 3 7 8, 8 अंकों की संख्या बना रहे हैं। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि विषम स्थान पर, जैसे ये पहला है ओड पोजीशन, ये भी ये पोजीशन, ये इवन पोजीशन, जितने इसमें इवन नंबर है वो इवन पोजीशन पे ही जाएंगे और ऑड नंबर ऑड पोजीशन पे ही जाएंगे। तो हमारे पास इवन नंबर कितने हैं? 2 इधर और 2 इधर, 4, 4 इवन नंबर है। अब 4 में 2 2 आइडेंटिकल है, तो 4 में से किसी भी 2 को अगर हम चुनते हैं, ठीक, किसी भी 2 को उठा करके इधर 2 रख देंगे, फिर 2 को उठा करके उधर रख देंगे। ठीक है, तो 4C2 और 2 आइडेंटिकल है तो 2 से इसको डिवाइड भी करेंगे। ठीक, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे 4C2, एक सेकेंड, 4C2, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये 4 हो गया, 4 इधर कट जाएंगे, 3 दूनी 6, तो यहाँ से आंसर आ गया 6। और फिर उसी तरह से अगर हम इसमें से उठा लें, ठीक, और तो ऐसे ही कर देंगे, हाँ ठीक है 6। और उसी तरीके से फिर इधर भी नंबर के लिए भी, यहाँ से भी आ जाएगा 6। टोटल अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे? 6 गुना 6 आंसर है। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आया, डिटेल क्लास हम लोग लेंगे ही। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वहां पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। इस सॉल्यूशन को फिलहाल इसका आंसर देखिए। ठीक, अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी और सी अलग अलग काम करते हुए किसी काम को क्रमशः, अच्छा बहुत लोगों को फैक्टोरियल में भी दिक्कत होगा, ठीक है, तो नंबर सिस्टम में ही फैक्टोरियल हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एक किसी एक क्लास स्पेशल डाल करके 10-15 मिनट का, ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं। फैक्टोरियल मतलब ऐसे जैसे NCR, उसमें 2 फॉर्मूला होता है, और NPR, ठीक, ये दोनों डिस्कस कर ना, तो इसको 1 से लेकर 5 तक मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई 5। ठीक है, वही हमने लिखा था, उसी कैलकुलेट कर दिया। तो अगर किसी को दिक्कत है, ऐसे होना नहीं, ठीक। अब अगर अब भी दिक्कत है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पीएनसी में डिटेल में पढ़ लेंगे। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एबीसी अलग अलग काम को करते हुए किसी काम को क्रमशः 8, 16 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए, एक है ए और एक है बी और एक है सी, तो ये 8 दिन में फिनिश करता है। ए कितने दिन में? 8 दिन में, बी 16 दिन में, और सी 12 दिन लगाता है उसी काम को करने में। सबसे पहले हम लोग टोटल नंबर ऑफ वर्क निकाल लेते हैं। तो 16 दूना 32, 12 से नहीं कटेगा, 16 3 48 कट जाएगा। ठीक है, 48 हो गया। टोटल 48 यूनिट काम है हमारे पास। 48 यूनिट काम को ए अकेला करता है तो 8 दिन में फिनिश कर लेता है, यानी पर डे कितना करता है? 48, 6 यूनिट काम पर डे करता होगा ए, तभी तो 8 दिन में कंप्लीट कर देगा। 20 यानी 16 3 48, 3 यूनिट कर, ए 12 दिन में कंप्लीट करता है, तो यानी 4 यूनिट पर डे करता होगा। समझ आ गया? इतना बात समझ में आ गया? ठीक है, तो अगर अब क्वेश्चन आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। अच्छा, यहां से अकेला ए सोमवार को काम करता है, अकेला बी मंगलवार को काम करता है, और ए मतलब ये देखिए, और मंडे को ए काम किया। ठीक है, ट्यूसडे को, इसको ट्यूसडे लिखते हैं, ट्यूसडे को बी काम करता है, और ये क्रम जारी रहता है। कहने का मतलब थर्सडे आएगा और संडे आएगा, है ना। फिर से ये ए बी सी, और फिर से ये क्रम जारी रहता है, यानी ए बी सी चलता रहेगा। ठीक है, इसी क्रम में काम करता है। ठीक, या तो ए एक दिन में काम कितना करता है, तो भैया ए एक दिन में 6 यूनिट काम करता है। टोटल हमें 48 काम करवाना है, तो ये 6 यूनिट करके चला जाएगा।
बी कितना करता है 3 और ये 4, फिर से ये 6, फिर से ये 3 और फिर से ये 4, और अपना 6 यूनिट निपटा के चला जाएगा। सी आएगा तो 4 करेगा, ऐसे ही करता चला जाएगा। 48 यूनिट काम में करना है। आगे क्वेश्चन भी तो देख लेते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन कह रहा है यह काम बृहस्पतिवार को पूरा होगा। देखिए कब पूरा होता है। 48 मिनट काम करना है। कितना हम लोग कर चुके हैं, 6 3 9 4 13, 9 4 13 और 6 3 22 4 26, 26 और 6 32, 3 35, 35 4 39, 39 यूनिट अभी तक हो चुका है। और दिन हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये फिर से मंडे है। और वेडनेसडे को यहाँ तक 39 हो चुका था। वेडनेसडे को फिर से ए आएगा और ए काम कितना करेगा। अब जो थर्सडे आएगा फिर से बी आएगा और बी कितना करता है 3 यूनिट करके चला जाएगा। 45 3 या फिनिश हो गया। अब यहाँ अगर हमारा काम, यहाँ पे हमारा काम फिनिश हो गया 48 यूनिट टोटल। तो ये दिन कौन सा हुआ, थर्सडे। ये दिन कौन सा हुआ, थर्सडे। तो दोस्तों यह काम बृहस्पतिवार को पूरा हो गया। तो कहने का मतलब पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। दूसरा देखिए यूपीएससी सीसैट का ये क्वेश्चन है और यूपीएससी में बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है और हमने यहाँ पर लॉजिक ही डिस्कस किया है, ठीक है। किसी किसी क्वेश्चन में बिल्कुल मैथ का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा होता है, एकदम नॉर्मल आम जीवन वाला कॉन्सेप्ट लगता है। तो ये बात ध्यान रखना है। और वो लॉजिक हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, उससे क्या होगा कि आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा सोचने का, कि सवाल को हम इस तरीके से सोच सकते हैं। पाने का काम कर रहे हैं आपसे, ठीक है। आइए तो इसको सोचते हैं। इसको सोच लिया हमने। अगला क्वेश्चन, अगला इसमें जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है यह काम 10 दिनों में पूरा हो जाएगा। देखिए कितना दिन में पूरा हुआ, गिन लेते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 5 6 7 8 9 10 11। ये तो 11 दिन में हुआ, यानी दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ओनली 1 के ए ऑप्शन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ 7 सिंबल अगर इसको आप जोड़ करके देखिए तो 26 होता है, होता है 8, वही यहाँ लिखा है। ये ऑब्जर्वेशन पावर है, ऑब्जर्व करेंगे, मैंने तो किया है, ठीक। तो आप भी करिए घर पे। आप जब सॉल्व करेंगे ना बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन, आपको भी इस तरह का देखते ही दिमाग में आएगा कि एक बार इस तरीके से भी थिंक करके देखते हैं, क्या पता ऐसे ही बन जाए, ठीक है। तो ये देखिए 9 7 16 10 26 हुआ। 26 को जब डिजिट को आप सम करके 8 आ जाता है, यही 8 यहाँ लिखा है। उसी तरीके से इसको भी देखिए, एक नहीं 3 3 दे रखा है, 3 में वेरीफाई हो गया, मतलब ये ट्रिक लग रहा है, मतलब ये लॉजिक सही काम कर रहा है सवाल में, ठीक है। तो आइए दूसरा देख लेते हैं। 30 9 39 और 11 50, और 50 के डिजिट का सम करेंगे आप तो 5 + 0 कितना हो जाएगा 5, वही यहाँ लिखा है। यानी दो जगह तो 21 डिजिट को सम करेंगे होता है, ये भी यहाँ लिखा है। यानी लॉजिक हमारा बिल्कुल सही है। तो उस तरीके से इसका वैल्यू पूछा है तो इसको जोड़ लीजिए और डिजिट का सम कर दीजिए। तो 15 4 19, 19 और 23 42, 19 और 23 42 होता है दोनों का आंसर क्या है 6, ए ऑप्शन, ठीक है। एक बार और से जोड़ लीजिए। 5 4 9 3 12 का 2, ये हाथ में बचा 1, तो 1 2 3 1 4, हाँ 42। तो 42 में 4 और 2 आते हैं, 4 और 2 को जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, सही है हमारा आंसर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लेट x 7x + 96 इज डिविजिबल बाय x। x हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है और बोला है कि 7x + 96 उस x से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं 7x + 96, ठीक है, डिविजिबल बाय x। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल। तो x कितना, मतलब कितना x का कितना वैल्यू ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों इसको हम अलग अलग x + x 7x/x और ये हो जाएगा 96/x, ऐसा ही कुछ होगा। अब यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो ये तो पूरा पूरा डिविजल होगा, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। बच गया 96। तो 96 के जितने भी फैक्टर्स होंगे उन सबसे ये डिवाइड होगा। तो यानी x क्या है, 96 का सारा फैक्टर है और उसको गिन के आपको बताना है, ठीक है। तो आइए 96 फैक्टर लिख लेते हैं। 96 1 से डिविजिबल होगा, 2 से होगा, और 9 6 15 यानी 3 से भी होगा, 4 से तो है ही, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, 16 6 96 होता है, 7 से नहीं होगा, 8 होगा, 12 8 96 होता है, 8 से होगा, और यहीं से देखिए 12 भी निकल आया, 16 भी है, 24 24 तो कुछ 96 होता है, ठीक है, ये भी हो गया। और भी कुछ है,
9 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 6 हमने लिख लिया है, 16 लिख लिया है, 24 लिख लिया है, उसके बाद 24 दूना 48 भी तो होगा, एक 48 भी होगा और एक 96 खुद होगा। गिन लीजिए टोटल कितना है, अगर और भी कोई फैक्टर छूटा है तो भी देख लेते हैं। 18 18 पंचे 90 होता है, नहीं होगा। 15 गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 10 11, एक कोई और फैक्टर होगा, 12 आंसर है इसका। ठीक है, एक 2 4 6 8 9 से नहीं होगा, ये 12 16 24 12 और 16 के बीच में कोई है क्या? 14 17 98 नहीं है, 7 से 48, एक कोई और फैक्टर है इसका, देख लीजिएगा। 32, हाँ 32 से भी ये डिविजिबल है, 12 हो गया। टोटल 12 x के 12 वैल्यूज पॉसिबल है जब ये पूरा डिविजिबल रहेगा। ठीक है, आंसर आ गया सी हमारे पास। अगला क्वेश्चन है पी क्यू सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर्स। पी क्यू आर एस सिंगल डिजिट नंबर है और वो पी पॉजिटिव है। ठीक है, ना ही नेगेटिव। देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस? तो ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछा है p प्लस क्यू। आपके पास छूट है, आप कोई भी नंबर उठा चेक कर सकते हैं, लेकिन आपसे ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछा है। सबसे बड़ा अगर बनाना है तो सबसे बड़ा हम लोग वैल्यू लेते हैं पी क्यू आर एस का। तो बड़ा अगर वैल्यू लेंगे तो बड़ा वैल्यू 7 8 और 9। अगर अलग अलग नहीं होता तो मैक्सिमम बनाना है इसको, तो मैक्सिमम सिंगल डिजिट का। तो हम लोग ये 4 अलग अलग सबसे बड़े नंबर लिए, अब सबको ऐसे रख के चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे 9 रख दिया हमने, 9, इसको 8 और इधर क्या बचा? 7 प्लस 6, 7 6 13 और 9 8 17। 13 गुना 17 करेंगे आप, 13 गुना 17 करेंगे तो 17 13 7 91 और इसको अगर हम इधर हो जाएगा 8 प्लस 6, 8 6 14, 9 7 16, 16 गुना 14 करिए तो 14 6 के 84, यानी ये 224 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, 9 प्लस 6 कर लेते हैं और ठीक, तो ये हो गया 8 7 15 और 9 6 15, 15 गुना 15 225। ठीक, तो सबसे मैक्सिमम कहाँ पे है? 225। मैक्सिमम क्या हो सकता है? 225। एक और देखिए, जब भी पी प्लस क्यू आर प्लस एस इसको मैक्सिमम बनाना होता है तो जहां पर दोनों सेम आ जाएगा, देखिए दोनों सेम आ गया, यहाँ पर भी 15 और यहाँ पर भी 15। ठीक, यानी स्क्वायर नंबर आ गया, अगर 225 आ जाएगा ना 15 का स्क्वायर। ठीक, तो वही मैक्सिमम होता है। कुल मिला के हमारे पास बी 225। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अ नंबर n इज फॉर्म्ड बाय राइटिंग 9 फॉर 9। एक नंबर n है जिसको लिखा गया है, टोटल 9 को कितनी बार लिखा गया है? 99 बार, 99 टाइम्स। यही क्वेश्चन है। अब पूछा है व्हाट इज द रिमाइंडर इफ n इज डिवाइडेड बाय 13 को, यानी इस पूरे को आप 13 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर बताइए हमें। दोस्तों अभी हमने तुरंत डिस्कस किया था कि कोई भी 3 डिजिट होता है, तो ये 999 है, यही तो है। फिर से ये 3 डिजिट रिपीट हुआ। लगातार 6 डिजिट जब होता है तो वो 1001 से डिविजिबल होता है, और 1001 का एक फैक्टर 13 है, यानी 13 से डिविजिबल होगा। तो कहने मतलब 6 को 9 तो पूरा डिविजिबल होगा। इसी तरह से अगला 6 भी पूरा, अगला 6 भी पूरा, तो 16 6 के 96, यानी 96 को 9 तो पूरा 13 से कट जाएगा, तो बचा क्या? 97 वाला 9, 98 वाला 9, 99 वाला 9। यानी कि टोटल इसी को आपको डिवाइड करके चेक करना था, इसको डिवाइड करके चेक कर लीजिए, इतना बड़ा नंबर नहीं करना है। ठीक है, तो 13 7 91 हो गया, 13 7 91। यहाँ कितना बचा? 8 और 8 पे 9 89 और 13 छाके 78, छाके 78, तो 89 माइनस 78 कितना बचा? 11। इसका ठीक है, तो कहने का मतलब 99 बार 9 लिख करके अगर हम उसको 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 11। ठीक, 11 इसका आंसर है, ऑप्शन ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ईच डिजिट ऑफ 9, नहीं ईच डिजिट ऑफ अ 9 डिजिट नंबर है इज 1, और उसका हर एक नंबर 1 है। 9 डिजिट का एक नंबर लिख रहे हैं और सिर्फ एक की मदद से 3 4 5 6 7
8 9। ठीक, तो ये हमने लिख लिया 9 डिजिट का मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, यानी इसी से इसको ठीक, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ दैट मींस इट्स अ स्क्वायर। ठीक है, कहने का मतलब दो को अगर हम दो से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या होता है, दो का स्क्वायर होता है। वही बात ये है कि ये अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी इसका स्क्वायर सीधा बोला है। तो एक बात देखिए, 11 बहुत ही खूबसूरत नंबर होता है। ठीक, बचपन में अगर मैजिकल नंबर्स, बहुत लोग वैदिक गणित में पढ़ते हैं ये सब, हालांकि मैजिकल नंबर्स अगर आप देखे होंगे वहां दिखाया जाता है बहुत सारा। ठीक है, 3-4 के बुक में शायद होता है, डीएवी वाले बुक में। ठीक है, देखिए 1 का अगर आप एक सौ ग्यारह पे जैसे ही स्क्वायर डालेंगे, आप 111 गुणा 111 करेंगे तो ये हो जाता है 1 3 फिर से 2 फिर से 1। ठीक है, इस तरीके से अगर 4 गो एक लिखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाता है 1 2 3 4 4, मतलब जितना जितना एक लिखा हुआ है वहां तक आप इधर काउंटिंग लिखिए, फिर रिवर्स कर दीजिए इसको। यहाँ 4 आ गए, उसके बाद 3 2 1, इसी तरीके से हम लोग इसी तरीके से सिमिलरली चलता चला जाता है। तो यहाँ हमारे पास कितना 9 है भाई साहब, कितना 1 है, 9 9 9, यानी तो 9 तक हम लोग जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद ये रिवर्स होना शुरू हो जाएगा, 8 7 6 5 4 3 2 और 1, इसी तरह से है। ठीक, अब क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द, तो हमारे पास रिजल्टिंग नंबर ये आया है और इस डिजिट का सम पूछा है। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी हम आपको एक ट्रिक बताने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा बढ़िया ट्रिक। ठीक है, देखिए जब भी इस सबको सम पूछा है 1 2 3 4, इन सबका सम पूछा है, तो जब भी हम ऐसे +2 +3 +4 +5 +6 +7 और 9 तक जाएंगे, उसके बाद फिर जैसे ही, ठीक है, इस तरह करके जब भी सम आएगा तो जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा उसका आप स्क्वायर कर दीजिए, जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा उसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर। ये बहुत ही जबरदस्त ट्रिक आपको मैंने बताया। ठीक है, इस तरह करके सम भी ऐसा करके पूछा है, लेकिन अगर डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए 1 +2 +3 +4 प्लस मान के 55 तक डाल दिया और 55 के बाद फिर से 54 53 52 इस तरह करके बोल दिया इसका सम निकालो, तो सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 55 तक हम लोग गए थे सिक्वेंशियली, उसके बाद उसका रिवर्स ऑर्डर में, मतलब उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में वहीं तक लिखे थे 1 तक। तो इस तरह करके जब भी नंबर होगा तो हम क्या कर देंगे, 55 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, यहाँ पर हमारा 9 तक गए हैं, 9 के बाद रिवर्स कर दिया, इस सबको जोड़ना है तो 9 का स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ जाएगा 81। आप जोड़ करके देख लीजिएगा। तो ये ट्रिक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है which appear in all integers from, थोड़ा सा टफ हो सकता है। देखिए पूछा है सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सारे डिजिट्स का सम बताओ जो 10 से लेकर के 100 तक में आता है। तो देखिए 10 से 100 तक लिखेंगे, अगर 10 लिखा यहाँ 11 12 13 14 16 17 18 19, ठीक है, इधर लिखेंगे 20 21 22। अब एक सबका अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे 10th प्लेस का डिजिट देखते हैं तो 10th प्लेस पे यहाँ क्या है, 1 है, 10th प्लेस पर इधर 1 है, इधर 2 आएगा, इधर 3 आएगा, यहाँ 30 से स्टार्ट करेंगे तो इधर 30 से स्टार्ट करेंगे, 5 6 7 8 9 और ये जाएगा 99 तक, है ना। ठीक, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक का सम है ना। तो अगर हम सारे 10th प्लेस वाले डिजिट को इधर देख लेते हैं ऐसे, तो ये देखिए यहाँ पर भी 1 2, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आएगा, इधर भी 1 2 3 4 5, यानी ये टोटल आ जाएंगे 9 तक का सम। ठीक है, और ये सब नेचुरल नंबर है, तो 1 से लेके 9 तक का नेचुरल नंबर तक का सम क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। हमें 9 है n का वैल्यू, तो 9 इंटू 10 बाई 2, और ये 10 बाई 2 5 हो गया, 9 5 45, यानी 45 आ गया। उसी तरीके से यहाँ पर भी 1 + 2 + 3 + 9 तक, तो यहाँ भी 45 आएगा। टोटल कितनी बार 45 आ गया, 1 2 3 4 5 10 बार 45 इधर मिल गया हमें पास, 10 बार 45 इधर मिल गया। अब हम ये हमने 10th प्लेस को काउंट किया था, अब हम लोग यूनिट प्लेस पे जितने भी डिजिट आते हैं उसको कर लेते हैं ऐड। यूनिट प्लेस पर देखिए यहाँ 0 है, इस वाले पूरा लाइन में 0 आ जाएगा। ठीक है, यहां से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सेम उसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कुल मिला के ये यूनिट प्लेस वाले भी सारे
इधर से 9 डिजिट तक का सम, यानी इधर भी हमें 45 मिल रहा है, लेकिन इधर हमें 10 बार नहीं मिलेगा, 9 ही बार मिलेगा, क्योंकि एक बार सारे में 0 आ गया है ना। तो टोटल 10 बार यहाँ और 9 बार उधर, तो टोटल 19 बार 45 का सम कितनी बार मिल गया, टोटल 19 बार। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, और एक बात ध्यान रखिएगा, 100 अभी हमारे पास बचा हुआ है, ठीक। और 100 में कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट, और तीनों डिजिट का सम क्या होता है, 1 + 0 + 0 यानी 1, यानी जो भी रिजल्ट आएगा उसमें हम लोग 1 जोड़ देंगे। तो 45, इसको 19 पंचा 95 के 5, हाथ में 9, 19 चौको 76, 76 और 9 76 और 9 76 10 86 85, 855 + 1 करेंगे तो ये 856 आपके पास आंसर मौजूद है। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम लोग सॉल्यूशन किया है, ठीक। देखने को ये बहुत ही टफ क्वेश्चन था, लेकिन इसको बहुत ही आसान तरीके से हम लोग ने देखा। अब आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है एबीसीडी इज अ स्क्वायर, एबीसीडी का स्क्वायर है, बना लिया हमने ए बी सी और डी इस तरीके से। बोला है 1 पॉइंट ऑन ईच ऑफ AB एंड CD, AB पर 1 पॉइंट और 1 पॉइंट CD पर, ठीक है। 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन ईच ऑफ BC एंड DA, अब BC और DA पे 2 अलग अलग पॉइंट है, BC ये है, 1 पॉइंट यहाँ हो सकता है, 1 पॉइंट यहाँ हो सकता है, ठीक है। और DA पर भी 2 अलग अलग पॉइंट्स है, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक। आर चूज, तो हमने चूज कर लिया पॉइंट। अब बोला है हाउ मेनी डिस्टिंक्ट ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन यूजिंग एनी 3 पॉइंट्स। देखिए ट्रायंगल तो 3 ही पॉइंट की मदद से ड्रॉ कर ही सकते हैं, ठीक है। तो 3 पॉइंट की मदद से हम ट्रायंगल कितना ऐसा कर सकते हैं। टोटल हमारे पास कितना पॉइंट्स मौजूद है, एक इधर 2 2 4 2 6, 6 पॉइंट्स में से कोई भी 3 सेलेक्ट करना है। 2 गलती से लिख रहा था मैं, यहाँ 3 लिख दीजिए। तो 6 में से 6C3, 6C3 को जब कैलकुलेट करेंगे हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, और नीचे हो जाएगा 6 - 3 यानी 3 फैक्टोरियल, और फिर से 3 फैक्टोरियल, ठीक। वैल्यू होता है 3 × 2 × 1 यानी 6, और 6 को हम लोग लिख सकते हैं 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये हो गया 6 फैक्टोरियल। और इधर हो गया 3 × 2 × 1 यानी 6, तो इससे 6 कट जाएगा, इस वाले फैक्टोरियल का भी वैल्यू 6 हो जाएगा, तो 3 दूना 6, ये भी कट जाएगा, ठीक। उधर 1 यानी 5 चौको 20, टोटल 20 ट्रायंगल पॉसिबल है। बहुत ही बढ़िया तरीका से आप लोग को समझ में आया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले बक्सा का हम लोग पूरा डिजाइन बना लेते हैं, ठीक है। कितना कौन सा बॉल्स है, तो 14 क्या है, ब्लैक बॉल्स है, 20 ब्लू बॉल्स है, 20 ब्लू बॉल्स है, ये दोनों बी हो जाएगा, तो इसको पूरा पूरा लिख देते हैं, ब्लैक और ब्लू, ठीक है। 26 ग्रीन बॉल्स है, 26 ग्रीन बॉल्स है, 26 ग्रीन है, 28 येलो है, 38 रेड है, 38 रेड है, एंड 54 व्हाइट, और 54 व्हाइट है। टोटल इतने बॉल्स हैं हमारे पास, टोटल बॉल्स गिन लेते हैं कितना है भाई, 8 4 12 12 8 20 6 26 26 4 30 के 0, हाथ में 3 3 1 4 2 6 6 2 3 13 13 और 5 18 180, टोटल 180 बॉल्स हैं हमारे पास। अब आइए देखते हैं स्टेटमेंट क्या कहता है। स्टेटमेंट कहता है द स्मॉलेस्ट नंबर n, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर n, यदि डिब्बे में से यादृच्छिक रूप से कोई भी n गेंदें, ठीक है, n गेंदें इस प्रकार निकाली जाए कि उनमें से कम एक रंग का एक पूरा समूह अवश्य हो, तो n की लघुत्तम संख्या 175 होता है। हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक। देखिए अभी तुरंत हम लोगों ने एक जूता वाला क्वेश्चन किया था, लाल कलर का जूता हम लोगों ने निकाला था डब्बे में से, ठीक। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, तो वही बोला है n का न्यूनतम वो वैल्यू बताइए, यानी मिनिमम कितना प्रैक्टिस मतलब कोशिश उसको करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा, ताकि किसी भी एक पेयर का बॉल्स पूरा पूरा निकल जाए, यही बोला है, ठीक है। अब आइए आप कोशिश करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम मान चले डब्बा में हाथ डाले और निकालना शुरू किए, तो ऐसा हो सकता है ना, या तो हो सकता है, लेकिन अच्छा रहेगा तो पहली बार में ही, ठीक। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 13 ब्लैक और निकालेंगे तो पूरा पूरा एक कलर का बॉल निकल जाएगा, यही तो ये पूछा है, किसी भी एक कलर का पूरा ग्रुप निकल जाना चाहिए, ठीक। तो वही एक नहीं निकल पा रहा है, इस चक्कर में कोशिश करते करते इसका भी 19 निकाल दिया आप मैक्सिमम, ठीक।
इसका था टोटल, हमने 25 तक तो निकाल लिया, लेकिन एक गेंद वो नहीं निकल पा रहा है जिससे हमारा पेयर नहीं बन पा रहा है। ठीक, इसीलिए हम लोग मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इसमें निकालेंगे। ठीक, 28 निकाल लिए। ठीक, एक येलो गेंद आपसे नहीं निकल पा रहा है। ठीक, अब आइए फिर से यहाँ पे 30 है, 54 है तो 53। ठीक, ऐसा ही हो सकता है। अब देखिए सारे सब में से हमने इसमें से भी 13 निकाल लिए, एक ही गेंद बचा हुआ है, इसमें से भी निकाल लिया, इसमें से भी, सब में से ऐसे करके निकाल लिया, तो टोटल कितनी हो गई पॉसिबिलिटी? ठीक है, 9 3 12, 12 5 17, 17 और 7 24, 24 और 7 31, 3 34, ये 4 हाथ में 3, 3 1 9 3 12, 12 5 17, यानी 174। उस थैला में जो हमारे पास डब्बा है, उस डब्बा में सारे कलर के एक एक बॉल्स बचे हुए हैं। अगली बार जो हाथ डालेंगे आप, कोई भी बॉल निकलेगा, कोई भी, हर एक बॉल में सिर्फ एक ही एक तो कमी है। अगर कोई भी एक कलर का बॉल, मान के चलिए ग्रीन निकल गया, ग्रीन पहले से 25 निकाले हुए थे, एक और निकल गया 26 हो गया ना, यानी एक कलर का बॉल पूरा पूरा निकल गया। तो कहने का मतलब अगली बार एक चांस अगर आप और ट्राई करेंगे तो पूरा कोई ना कोई एक समूह तो पूरा कंप्लीट होगा। तो कुल मिला के 175 वो मिनिमम नंबर है जब % एक ग्रुप का पूरा बॉल निकल जाएगा। यानी पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एन का वैल्यू कितना है? 175। अब अगली बार क्या बोला है, इसको थोड़ा सा डिलीट करना पड़ेगा जगह की। आइए पढ़ते हैं, उसको भी हम लोग करते हैं पोस्टमार्टम। द स्मॉलेस्ट नंबर m such that any m balls drawn from the box randomly must contain at least one ball of each color of 167। अब देखिए अगली बार क्या कर रहा है, उस डब्बे में से फिर से हम लोग रैंडमली बॉल्स को निकालना शुरू किए और कह रहा है कि m गेंदें इस प्रकार निकाली जाए, और इस प्रकार निकालिए कि उसमें से हर एक रंग की कम से कम एक गेंद जरूर होना चाहिए। हर एक रंग का कम से कम एक गेंद, ठीक है, जरूर होना चाहिए। मैक्सिमम कितना भी हो जाए, ठीक, उससे हमें नहीं मतलब है, कम से कम एक गेंद तो कलर का होना ही चाहिए। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इसमें सबसे बड़ा कौन सा है भैया? सबसे ज्यादा तो व्हाइट बॉल्स है ना। तो मान के लिए 54 बार आपके पास 54 बार निकाले और 54 बार व्हाइट निकल जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक, अब की बार हम लोग उल्टा चल रहे हैं ना, बोला हर एक कलर का एक गेंद होना चाहिए। ठीक, मान के लिए अपना किस्मत है, ठीक है, कि और 54 बार हो सकता है ये व्हाइट, सारा व्हाइट निकल गया। ठीक, अब बचा क्या? अब तो व्हाइट खत्म हो गया। अब क्या हो सकता है? अगला पॉसिबिलिटी हो सकता है कि अगला 38 बार आप कोशिश करते रहे और रेड निकल गए, 38 बार रेड निकल जाए, 28 बार येलो निकल जाए, ठीक, 26 बार ग्रीन निकल जाए, 20 बार, ठीक, लेकिन बस व्हाइट भी निकल गया, रेड भी, येलो भी, ग्रीन भी, अगर ब्लैक कलर का निकल जाता है तो आप क्या कहेंगे? हर कलर का गेंद निकल चुका है, यानी ब्लैक केवल एक प्रयास करेंगे और हमारे पास हर कलर का एक गेंद कम से कम मौजूद है ना। तो इसको जोड़ दीजिए, टोटल कितना हो गया? 8 4 12, 12 8 20, 6 26, 26 1 27 के साथ हाथ में 2 2 5 7 3 10, 167। तो कहने का मतलब दूसरा में ये लिखा है कि वो कितना होता है, m का वैल्यू 167, यानी दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, 100% करेक्ट है। जाएगा वो देख लेते हैं। इफ 0 इज HUR, then R, देखिए जीरो को हमने लिखा है CHUR, यही लिखा है। अब देखिए Z के बाद हम A लिखेंगे, फिर B लिखेंगे, उसके बाद C आया है, E के बाद F G फिर H आ गया, R के बाद S T फिर U आ गया, O के बाद O P Q और R, यानी दो दो लेटर का गैप है बीच में। ठीक है, तो इसी तरीके से गैप डाल के हमें प्लेयर को भी लिखना है। ठीक है, आइए लिख लेते हैं PLAYE और R, यही लिखना है। ठीक है, तो देखिए P के बाद S तो सारे ही ऑप्शन में है, नहीं काट सकते। चलिए L के बाद M N O भी सभी में है, चलिए हटाइए, नहीं आया आंसर। A के बाद B
सी और डी आएगा। डी देखिए, डी इन तीनों में है, यानी एक ऑप्शन कट गया। उसके बाद वाई, वाई के बाद लिखेंगे जेड, जेड के बाद फिर से ए शुरू करेंगे, यहाँ बी आ जाएगा। अब देखिए बी किस में है, बी तीनों में है, चलिए अभी काट नहीं सकते हैं। ई के बाद एफ, जी, यहाँ आ जाएगा एच। अब देखिए एच इसमें नहीं है, ये भी कट गया, यानी दो ऑप्शन अभी तक कट चुका है, यानी फाइनली पूरा कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। ऑप्शन इस तरीके का दे रखा है। चलिए आर क्या आ जाएगा, और यू। अब यू देखिए केवल डी ऑप्शन में, डी आंसर हमारा करेक्ट है, ये आंसर आएगा। एस समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द है बी से बड़ा है पहला स्टेटमेंट, दूसरा बोला है सी और डी ऑफ द सेम एज, सी बराबर बी है, नहीं डी है, सी बराबर डी है, ई इज द यंगेस्ट और ई जो है वो सबसे छोटा है, ई सबसे छोटा है, इसको मैंने अलग से लिख दिया। एफ इज यंगर देन डी, यानी एफ जो है वो यंगर देन डी, डी से छोटा है, ठीक, तो एफ इज लेस देन डी। एफ इज ओल्डर देन ए, और यही एफ जो है ना ये ए से बड़ा है। इसको हम लोग क्या बोला है, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ओल्डेस्ट पर्सन, सबसे बड़ा आदमी कौन है इसमें, वो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कितना स्टेटमेंट का मदद ले सकते हैं, ये बोला है ना। तो कुछ भी नहीं पता चलेगा कि इस पांचों में कौन, ये तो सबसे छोटा है, इसका तो बात ही छोड़ दीजिए, हमें पर्सन है कर लेते हैं, ठीक। एफ ग्रेटर देन ए और एफ से भी बड़ा डी, यहाँ डी भी आ गया, ठीक। तो कुल मिला के यहाँ डी से तो कुल मिला के स्टेटमेंट सही, पांचों स्टेटमेंट्स का जरूरत है, ठीक है। तो ऑल आर रिक्वायर्ड टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है, ऑल 5 देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट्स, देयर आर 5 एंड डी इन फैमिली, इज द रिलेशन ऑफ ई टू बी, ई से क्या का रिलेशन है, ई का क्या रिलेशन है, यही पूछा है। स्टेटमेंट 1 है ए एंड बी आर मैरिड कपल, देखिए ये पति पत्नी है, ए और बी, डी इज द फादर ऑफ सी और ई इज डी सन, सिस्टर। ए और सी, ये ए और सी आपस में बहन है, फीमेल है और ये मेल मेंबर है, इतना बात पता। और ए का ये हस्बैंड होगा, फिर ये अगर हस्बैंड होगा, ठीक, और ये दोनों भाई, और ये भी इसका बेटा है और ये भी इसकी बेटी है, तो ये दोनों भाई बहन होंगे, तो ये भी भाई बहन होंगे क्योंकि ए और सी भी बहन है। तो कहने का मतलब बी जो है ई साला और जीजा हुआ, है कि नहीं। तो यहां से हम लोग रिलेशन निकाल पाए बी और ई में। तो कहने का मतलब चारों ही स्टेटमेंट जब हम लोग ने कंसिडर किया तब जाकर के ये रिलेशन निकला। किसी एक पर ये चारों ऑप्शन है वो मार दीजिए आप। स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 नहीं, स्टेटमेंट 1, 3 एंड 4 नहीं, ऑल 4 स्टेटमेंट्स, ऑप्शन सी, ऑल 4 स्टेटमेंट्स टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, यानी चारों ही कथन हमारे पास जरूरी है, तभी हम इसका रिलेशन निकाल पाएंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है चूज द ग्रुप व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको यूपीएससी ने डाल दिया था, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, देखिए गौरव
एक सेकेंड, इसमें ये 91 प्राइम नंबर नहीं है, सारे प्राइम नंबर है, यानी ऑल ग्रुप्स आर प्राइम नंबर। एक ग्रुप ऐसा है जिसमें ये प्राइम नंबर नहीं है, तो यही सबसे अलग होगा, डी। अगला क्वेश्चन है प्रिंस, एक बात अब यहाँ पे बताना आप लोगों को जरूरी है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, और कंपाउंडेड अगर हाफ ईयरली करते हैं, जब हाफ ईयरली हम करते हैं तो रेट को हम लोग हाफ कर देते हैं, क्योंकि रेट एनुअली देखा होता है, ठीक है, और साल में ये 2 बार कैलकुलेट हो जाता है, इसीलिए रेट को हम लोग क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। और टाइम हमारा, अगर हम लोग पर एनम कैलकुलेट कर रहे हैं और हाफ ईयरली कंपाउंडेड कर रहे हैं, तो हाफ ईयरली एक साल में कितने हाफ ईयर होंगे, 2 हाफ ईयर, 6 महीना, 6 महीना का ही तो हाफ ईयर होता है, तो टाइम को हम लोग 2 गुना कर देते हैं, यही करते हैं, ठीक है। अब आइए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, इतना बस समझाना जरूरी था, ठीक। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन है, ठीक। आइए, अब प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, पी है, कब इसको कैलकुलेट करते हैं विथ आर एनुअल रेट, है ना। तो कुल मिला के ये जो है, और अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर T। ये T टाइम है, इसको N भी लिखा होता है यहाँ बहुत जगह, तो N मतलब टाइम होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, यहाँ मैंने T लिख दिया है, ठीक है। और ये हमारे पास ये A की वैल्यू क्या दे रखी है, Q, तो Q बराबर ये आ गया, लेकिन यहाँ पे हम लोग अगला ही लिख लेते हैं दोबारा, ये तो फॉर्मूला हो गया। आइए, A की वैल्यू यहाँ Q दे रखी है सवाल में, P की वैल्यू P दे रखी है, और ये है 1 प्लस आर बाई 2, अब बाई 100 करेंगे, ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 2 होता है साल में, ये देखो इफ P becomes Q in 1 एनुअली, देखिए विथ S% एनुअल रेट। अब कह रहा है कि जब हम एनुअली कैलकुलेट करते हैं, ठीक, तो वही सेम प्रिंसिपल Q हो जाता है एक साल में, ठीक, यानी सेम जो प्रिंसिपल है वो इस बार फिर से Q हो गया, लेकिन अब की बार हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, S% के, देखिए यही है। तो इसमें देखिए सारा चीज सेम है ना, सारा चीज सेम है, यहां हम टाइम है, यानी साल में हम इसको 2 बार कैलकुलेट किए और इसको एक ही बार कैलकुलेट किए, फिर भी ये वैल्यू बराबर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो ये रेट है ना, ये इसका कम रहा होगा, यानी हर केस में S जो है वो ग्रेटर देन R होगा कि नहीं होगा, S को ग्रेटर देन R होना पड़ेगा, बराबर हो जा रहा है, जबकि इसको हम लोग 2 बार कैलकुलेट कर रहे हैं, देखिए स्क्वायर चढ़ा हुआ है ना, तो कहने S जो है ना वो R से बड़ा होगा, ये हमारे पास यहाँ से पता चल गया, और जिस ऑप्शन में ये है लगा दीजिए सी ऑप्शन में, ठीक है, R इज लेस देन S, तो इसका सी आंसर हो गया हमारे पास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर विथ व्हेन 1186 इज डिवाइडेड, कह रहा है 1186 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसमें, ठीक है, जिसमें हम किसी डिवाइजर से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 31 आ जाता है ना, तो पॉसिबल है, यही पूछा है, ठीक। तो देखिए इसको भाग देने पर अगर 31 1186 में 24 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे हम लोग, तो वहां पर भी एक क्वेश्चन आया था जहां पर HCF लेकर के, और HCF लेने से पहले हमने रिमाइंडर को घटा दिया था, ठीक है। तो यहाँ HCF नहीं लेना, दो नंबर है ही नहीं, एक ही नंबर दे रखा है, तो इसी में से हम लोग घटा लेते हैं पहले ही, रिमाइंडर बच रहा है उसको पहले ही हटा लो, दे उस नंबर को हम लोग कंसिडर कर सकें, है ना। तो 1186 में से 31 घटा दीजिए, कितना बच रहा है, 6 में से 1 गया 5, 8 में से, ठीक, ठीक है। इसके मतलब नहीं निकाल पाएंगे औरली, तो इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 5 5 10 11 12, यानी 3 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 3 9, 2 5, 3 8 24, 1 5 3 5 15, ठीक है, से जाएगा ये 5 3 8 8 16, अब की बार ये 3 से नहीं जाएगा, 8 3 11 5 16, 3 से नहीं जाएगा, 5 से चला जाएगा, 5 से जाएगा
तो 5 7 35, 3 बचा, तो ये 7 से चला जाएगा 11, यानी ये हमारे पास फैक्टर है। ठीक, तो एक बात बताइए, कभी भी जो डिवाइजर होता है क्या वो रिमाइंडर से छोटा हो सकता है क्या? है, हमको 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो शेष कितना बचता है? 2। कभी भी ऐसा होगा कि 5 से बड़ा रिमाइंडर बच जाएगा? 5 से बड़ा अगर बच रहा होता तो एक बार और 5 से भाग चला जाता ना, है कि नहीं? 5 से अगर रिमाइंडर 5 से ज्यादा बच रहा होता तो एक बार और 5 से भाग चला जाता है इसमें। तो कहने का मतलब कभी भी डिवाइजर जो है ना वो रिमाइंडर से छोटा नहीं हो सकता। तो यहाँ हमारे पास जितना भी डिवाइजर आया है ये सब तो छोटा है, 31 से 31 हमारा रिमाइंडर बच रहा है ना। ठीक, तो ये हो सकता है कि इन नंबर को कंबाइन करके हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये हो सकता है कि 3 गुना 5 गुना 7 हो, है ना। 3 5 15 17 105, ये हो सकता है। 3 गुना 11 3 33, ये भी बड़ा है, ये भी हो सकता है। 3 गुना गुना 11 हो सकता है। 7 गुना 5 हो सकता है, 7 पंचा 77। 11 गुना 3 हमने लिख लिया है। 11 गुना 7 गुना 3 भी हो सकता है। अच्छा, ये ऑलरेडी लिख चुके हैं यहाँ पे, 11 गुना 7 गुना 3 ये लिख चुके हैं। 11 गुना 5 गुना 3, 11 गुना 5 गुना 3, ठीक है, ये भी लिख दिया है। 3 गुना 5 गुना 7, 3 गुना 5 गुना 11, 5 गुना 5 गुना 7, 7 पंचा 35, ये भी लिख दिया। 11 नहीं लिखा है। टोटल कितने हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, 7 अभी तक आ चुके हैं। और भी कोई पॉसिबिलिटी है तो चेक कर सकते हैं इसको। 3 5 7 हमने ले लिया, 3 5 7 ले लिया एक बार ये 3 11 ले लिया, 3 11 ले लिया, 3 7 और 11 ले लिया, ठीक है। 3 5 और 11 भी ले लिया, 5 7 और 11 भी ले लिया, 7 और 5 भी ले लिया, 11 और 7 भी ले लिया। 11 5 55, 11 गुना 5 भी तो हो सकता है, ये हमने नहीं लिया था अब तक। 11 5, 11 गुना 3, 11 3 33, ये ले चुके लोग ले लिए हैं। अब कोई पॉसिबिलिटी हमें नहीं दिख रहा है तो गिन लेते हैं इसको कितना है। ये गुणा करके कितना आएगा? 105, यानी 105 को जब हम 105 से जब हम इस 1186 को भागा देंगे तो 31 बच जाएगा रिमाइंडर। 33 से भी जब डिवाइड करेंगे आप तो 31 बच जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। क्योंकि हमने इसको पूरा पूरा भाग लगा दिया है इन सभी नंबर से, जोड़ेंगे तो 1186 आ जाएगा। तो 1186 में जब इसी नंबर से भाग देंगे आप तो 31 बच जाएगा रिमाइंडर। वही सवाल आपसे पूछा था। कुल मिला के आप हमारे पास कितने डिवाइजर हैं? एक डिवाइजर 105, दूसरा डिवाइजर 33, उसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 6 7 और से डिवाइजर पॉसिबल है, यानी टोटल 8 नेचुरल नंबर पॉसिबल है जिससे हम इसको भाग देंगे और 31 रिमाइंडर बच जाएगा। आंसर है सी ऑप्शन। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है लेट पी पी क्यू क्यू आर आर बी 2 डिजिट नंबर। देखिए पी पी क्यू क्यू आर और जो भी हम नंबर लेंगे वो रिपीटेशन में है ना, और लिखा है, ठीक है, यानी आर सबसे बड़ा है इसमें। आर क्या है? सबसे बड़ा है, फिर क्यू है, फिर पी है, पी सबसे छोटा है। ऐड करते हैं इन सबको, अगर हम ऐड करते हैं एक वैल्यू आता है टी टी और जीरो, टी टी और जीरो नंबर है एंडिंग विद जीरो, लास्ट में जीरो है। कंसीडर द फॉलोइंग, द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी इज 5। पी का पॉसिबल वैल्यू 5 है ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसमें पी को 5 ले लेते हैं को 18, इसमें तो नहीं आया। 8 7 8 5 13, 8 7 15 और 5 20। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी है, पी का वैल्यू 5 पॉसिबल है। देखिए इधर 8 7 15 और 5
बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ क्यू इज 6। अब की बात हम लोग 6 क्यू को 6, ठीक है, तो इसको 5 ये नहीं बना, 14 और 4 18 ये भी नहीं बना, लग रहा है क्यू का वैल्यू 6 के कहते हैं 6 और 9 9, तो 9 6 15 और 2 18, तब भी नहीं बना 0। एक एक देख लेते हैं, तो 9 6 15 1 16, तब भी नहीं बनी, यानी 6 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट, ओनली 1 इज करेक्ट, केवल एक इसका आंसर है, ओनली 1, ए ऑप्शन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फॉर्म्ड बाय 1 2 3 एंड 4। अच्छा, आपके पास डिजिट दे रखा है 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 को कंबाइन करके टोटल पॉसिबल 4 डिजिट का नंबर बनाना है, और वो होना चाहिए, एक बोल उन सब का सम वो क्या हो सकता है, ठीक है। वेयर नन ऑफ द डिजिट्स इज रिपीटेड, किसी भी नंबर को हम लोग किसी भी डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते हैं नंबर बनाने में, ये बोल सकते हैं। अब एक बताइए 2000 से अगर छोटा होना है तो फर्स्ट यानी 10 इस ये जो 1000 प्लेस है उस पर एक ही रखना पड़ेगा, यानी एक तो फिक्स हो गया, ये सबसे इधर ही आएगा, सबसे जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट होगा वो 1 ही होगा, कितना होगा 1, ठीक है। अब देखते हैं इधर, इसके बाद हमारे पास 3 4 और 2 3 4 बच रहा है, तो ये हो सकता है कि 1 2 3 4 नंबर हो 1234, या ये हो सकता है कि 3 1, जितना पॉसिबिलिटी है सब लिख लेते हैं, 1 2 4 3 हो, 1 2 3 4 और 4 3 दोनों लिख दिया। अब 1 3 2 4 हो, 1 3 4 2 हो, अब की बार 1 4 2 3 हो, 1 4 3 2 हो, और कोई पॉसिबिलिटी 1 4 2 3 लिख ही दिया, 3 2 भी लिख ही दिया, यानी इतना ही पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, ठीक। टोटल कितना आ रहा है 4 13 3 16 16 2 8, सबके ही 8 है। चलिए एक और कर लेते हैं, 4 3 7 7 4 11 11 एक, इधर एक बच गया, 1 3 4 4 8 8 2 10 10 4 14 14 2 16 16 3 19, यानी 9। देखिए आंसर है, आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सम पॉसिबल है 7998। क्या अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ सिलेक्शन of 10 consecutive things out of 12 things in a circle taken in a clockwise direction। अच्छा, देखिए एक वृत्त के रूप में व्यवस्थित 12 वस्तुओं में से, ठीक है, क्लॉकवाइज अगर हमें वस्तु को 10 क्रमागत वस्तु को उठाना है तो उसका क्या संख्या हो सकता है, ठीक है, सर्कल टाइप का बना हुआ है, ठीक है, और 7 8, अच्छा 12 ही समान है, एक ऐसे ही रखा हुआ है, ठीक है। अब ये बोला है व्हाट इज द नंबर ऑफ सिलेक्शन, कितना सिलेक्शन का नंबर हो सकता है 10 कंसेक्यूटिव थिंग्स आउट ऑफ 12। इस 12 चीजों में से अगर हमको 10 चुनना है और ऐसे क्लॉकवाइज घूम घूम के चुनना है तो कैसे हम चुन सकते हैं, यहां से शुरू करें तो यहां तक में मिलेगा, इस तरह करके घूम स्टार्ट करेंगे तो फिर से यहां तक में आ जाएगा कंप्लीट। तो टोटल जितना है 1 2 3 सबसे स्टार्ट करेंगे, टोटल 12 है, तो 12 सिलेक्शन इसका हो सकता है। तो कुल मिला के इसका ऑप्शन क्या हो गया, सी आंसर। क्वेश्चन देखते हैं, इफ टुडे इज संडे देन विच डे इज एग्जैक्टली ऑन 10 की पावर 10th डे, ठीक, 10 की पावर 10 10 पर 10 को सुनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है।
इफ संडे, इस संडे, आज अगर संडे है तो इतना, मतलब ये जो 10 के बाद 10वां डे जब देखेंगे तो उस दिन कौन सा दिन होगा यही बता। संडे है तो फिर संडे कब रिपीट करेगा, 7 दिन बाद, यानी 8वां दिन संडे होगा। ठीक, यही तो साइकिल चलता है ना वीकडेज का। वीकडेज का साइकिल क्या चलता है, 7-7 दिन, है ना। संडे के बाद, आज संडे है तो 7वां दिन जो होगा वो फिर से संडे होगा, यही बोला है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 7 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7, यहाँ बचेगा 3, 0, 3 बार उतर गया ये वाला 0, फिर से 7 चौको 28, 1 2 ये वाला 0, 7 दूनी 14, 6, फिर से ये वाला 0, 60, 7 8 56, 4, फिर से ये वाला 0, 40, 7 पंचे 35, ठीक है, 5, ये वाला 0, 7 49, 1। अब देखिए यहाँ से फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 1 पे ये वाला 0, 10 हो गया, फिर से 7 1 7, फिर 0 आएगा ये वाला, अब की बार 28 हो गया, फिर 2 आ गया, फिर ये वाला 0 आएगा, 20 हो गया, फिर यहाँ पे 7 दूनी 14 आएगा, यानी 6 रिमाइंडर बच जाएगा, फिर ये 0 बुला उतारेंगे तो 7 8 56, 4 बच जाएगा, फिर ये 0, 7 5 35, यानी 5। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, 5 बच रहा है आखिरी में। आखिरी में रिमाइंडर क्या बच रहा है, 5 बच रहा है, 5। ठीक है, तो 5 बच रहा है, यानी 7 7 7 7 7 हम लोग निकालते गए तो लास्ट में 5 हमारे पास एक्स्ट्रा बच रहा है, तो 7 निकाल दिए। संडे से संडे तक, यानी सैटरडे तक निकल गया। अब उसके बाद 5 दिन और गिनना है। ठीक है, तो पहला दिन जो होगा फिर से संडे होगा, दूसरा क्या होगा, मंडे होगा, तीसरा क्या होगा, ट्यूसडे होगा, चौथा क्या होगा, वेडनेसडे होगा, तो 5वां दिन जो है वो थर्सडे होगा। देखिए किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में थर्सडे है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक, ये दिन कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से निकालते हैं, ये हम लोग कैलेंडर पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, 1.5 घंटा का लेक्चर मिलेगा, उसमें हम लोग पूरा अच्छे तरीके से, इतना अच्छे तरीके से सीख लेंगे कि आप चुटकियों में इन सब सवालों को निकाल सकते हैं, किस दिन किस तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है, पढ़ देता हूं। 3 ट्रैफिक सिग्नल है, प्रत्येक सिग्नल का रंग हरे से लाल और फिर लाल से हरा बदलता है। ठीक है, 3 ट्रैफिक सिग्नल, पहले ये क्या होता है, हरा से ग्रीन से रेड होता है और रेड से फिर ग्रीन होता है। ठीक है, यही सवाल है। ग्रीन से ग्रीन जाने में इसको 2 बार क्रॉस करना पड़ता है, नहीं देखिए, तो हरे से लाल रंग बदलने में पहले सिग्नल को 25 सेकंड लगता है, और हरे से लाल जाने में 25 सेकंड। ठीक है, दूसरे सिग्नल को 39 सेकंड, तीसरे सिग्नल को 60 सेकंड लगते हैं। हरे व लाल रंगों की अवधियां समान, 2 बजे अपराह्न को वे एक साथ हरे हो जाते हैं, तो अगली बार किस समय वे एक साथ हरे होंगे, ऐसा पूछा है। ठीक है, तो देखिए ये कुल मिला के एलसीएम का थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ पर ये है, एक बार बीच में ये आता है फिर ये आता है, रिपीटेशन में क्या होता है, ठीक, तो डबल। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 60 सेकंड लगता है, हरे व लाल रंगों की अवधियां समान है। ठीक है, हरे और लाल की अवधियां क्या है, समान है। तो इसको हम लोग क्या करें, ये 25 सेकंड अगर 50, ठीक है, डबल डबल हो जाएगा, है ना। ये 39 है तो 39 को 2 गुना करिए, 40 गुना 80, 78 हो जाएगा, और यहाँ 60 है, 60 120, इनका एलसीएम कुल मिला के हमें निकालना है। ठीक है, तो इनका एलसीएम अगर निकालेंगे और 120, ठीक है, जाएगा, ये हो गया 25, 9, ये हो गया 60, बार 5 चला जाए, 5 से 25, 49, 60। अब ये किसी से नहीं कटेगा क्या, 3 3 से कट रहा है फिर से, यानी ऊपर भी से कटता है,